Welcome to the Competitive Scholar. Today we are unlocking the art of pressy writing, a crucial skill for mastering competitive exams like Civil Services CSS. So first of all, we have to know that what is pressy and what is pressy writing. So a pressy is basically summary. A pressy writing means summarizing or to write shorten in length of something. प्रेसी राइटिंग इज़ एन एक्सरसाइज इन कंप्रेशन मतलब कि हम कम करते हैं, उसे कंप्रेस करते हैं. ठीक है, एक बड़ी चीज़ है उसे शॉर्टर करके लिखते हैं, लेस करके. अ प्रेसी इज़ द गेस्ट और मेन थीम ऑफ पैसेज एक्सप्रेस्ड इन अ फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल. जितना मुमकिन हो सके हमें चाहिए कि हम प्रेसी को जो है वो कम से कम लफ्ज़ों में कम से कम शॉर्ट करके थीम के अराउंड लिखें. इट शुड बी lucid, succinct and full, like including all essential points of the paragraph or passage, so that anyone on reading it may be able to grasp the main point and general effects of the passage summarized. So in short, what is meaning of pressy writing is the summarizing review of something, like it must not be confused with paraphrasing. ठीक है, paraphrasing नहीं हम कर रहे बल्कि हम क्या कर रहे हैं, उसको summarize कर रहे हैं. A paraphrase should reproduce not only the substance of a passage but also all details in it. It will therefore be at least as long as, probably longer than the original. But a pressy must always be much shorter than the original, for it is meant to be express only the main theme, shown of all important details, and that as decidedly as possible. एज स्टाइल्स ऑफ राइटर्स डिफरेंट जो हैं अकेडमीज, डिफरेंट राइटर्स, डिफरेंट एस्पिरेंट्स हैं, वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं प्रेसी राइटिंग को राइट करते हुए. सम बीइंग कंसाइज and some diffuse. No rigid rules can be laid down for the length of pressy, but so much may be said that a pressy should not contain more than a third of number of words in the original passage. इन शॉर्ट ये है कि प्रेसी को आपने लिखना है. फॉर एग्जांपल अगर पैराग्राफ जो है 9 लाइनों का है, फॉर एग्जांपल जस्ट सिर्फ समझाने के लिए 9 लाइंस पे कंसिस्ट करता है एक पैराग्राफ, तो हमने उसका जो है वो 3 लाइन के अंदर हमने उसको समराइज़ करना है, यानी उसका तीसरा हिस्सा हमने लिखना है जितने भी फॉर एग्जांपल हैं. ठीक है, बेसिकली जो एग्जामिनर हमसे पूछता है वो वर्ड्स में पूछता है कि अगर इतने हैं तो आपने इतने वर्ड्स में लिखना है, लेकिन वर्ड्स काउंट करने का हमारे पास टाइम नहीं होता. सो जस्ट आपने लाइंस काउंट कर लेनी है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने लिखना है. लेकिन लिखना भी इस सेंस में है कि वो ओवरऑल समराइज़ हो और पूरी जो थीम है उसकी वो भी समझ में आ रही हो. पैराफ्रेजिंग नहीं करनी, ये नहीं कि एक लाइन को उठा के उसी को छोटा करके बस पैराफ्रेज जो है वो हम करते जाएँ, जैसे पोइम्स की पैराफ्रेजिंग करते हैं. नो, हमने समरी लिखनी है, पैराफ्रेजिंग नहीं करनी. नेक्स्ट देखिए, इसके जनरल से कुछ राइट किए गए हैं रूल्स, और जो है वो क्या है कि हम किस तरह से मास्टर कर सकते हैं राइटिंग प्रेसी को. कंपलसरी इंग्लिश पेपर है जी, ये इंग्लिश में, ये मैं आपके साथ पेपर इसका पहले प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ. ठीक है, तो आप इसको बेहतर किस तरह से कर सकते हैं और जो इसके क्या रूल्स हैं और किस तरह से इनको यूज़ करते हैं वन बाय वन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. प्रेसी राइटिंग इज़ अ वेरी फाइन एक्सरसाइज इन रीडिंग. ठीक है, जितनी ज़्यादा हमारी रीडिंग जो है वो इन्हांस होगी उतना अच्छी हम प्रेसी राइट कर सकते हैं. मोस्ट पीपल रीड केयरलेसली एंड रिटेन ओनली अ वेज आइडिया ऑफ वट दे हैव रीड. You can easily test the value of your reading. Read in your usual way a chapter or even a page of a book, and then, having closed the book, try to put down briefly the substance of what you have just read. You will probably find that your memory of it hazy and muddled. Is this because your memory is weak? क्या उन्होंने कहा है कि आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी बुक का कोई भी पेज जो है वो उसको रीड आउट करें और फिर बुक बंद करके उसकी समरी राइट करें. तो आप फ़ौरन एक दफ़ा पढ़ने के बाद नहीं राइट कर सकते. क्यों? क्योंकि मेमोरी जो है वो वीक है. नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि इट इज़ बिकॉज योर अटेंशन वॉज नॉट फुली सेंटर्ड इन द पैसेज वाइल यू आर रीडिंग. आपने फुल फोकस नहीं दिया उसको. The memory can't retain what was never given it to hold. You did not remember the passage properly because you did not properly grasp it as you read it. Now, pressy writing forces you to pay attention to what you read, for no one can write a summary of any passage unless he has clearly grasped its meaning. So, summarizing is an excellent training in concentration of attention. It teaches one to read with mind as well as with the eye on the page. Second rule, pressy writing is also very good exercise in writing the composition. Composition basically क्या, स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर मेकिंग. ठीक है, क्योंकि हम उसे जब अपनी वर्डिंग में लिख रहे हैं तो फिर वो कंपोजिशन काउंट होगी. कंप्रीहेंशन और कंपोजिशन में यही डिफरेंस है. ठीक है, कंप्रीहेंशन में हमने टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है, कंपोजिशन में भी टू द पॉइंट लिखना होता है लेकिन अपनी वर्डिंग में लिखना होता है. It teaches one how to express one's thought clearly, concisely and effectively.
It is splendid corrective of the common tendency to waste or disorderly thinking into thinking. और हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर पैसेज में एक चीज़ कोई बार बार रिपीट हो रही है तो हम जब प्रेसी राइट कर रहे हैं तो उसको हम बार बार रिपीट ना करें बल्कि एक ही बार में उसको राइट कर दें, क्योंकि हमने तीसरा हिस्सा उसका लिखना है तो ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाएं और फुल फोकस के साथ उसे पढ़ें और फिर लॉजिकल ऑर्डर में उसे राइट कर दें. So practice in pressy writing is of great value for practical life. In any position of life, the ability to grasp quickly and accurately what is read or heard and to reproduce it clearly and concisely is of the utmost value. For lawyers, businessmen and government officials, it is essential. प्रेसी राइटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि प्रेसी का क्या कंसर्न है सीएसएस के पेपर के साथ. सो ये आपकी एबिलिटी चेक करता है कि जो आपने पढ़ा है, कहीं पे सुना है, तो आप उसको अपनी वर्डिंग में किस तरह से परफेक्टली राइट कर सकते हैं. उसका ओरिजिनल मीनिंग भी वही रहे लेकिन आपने उसको अपनी वर्डिंग में राइट करना. लाइक आप कहीं मीटिंग में आए, किसी सरमन में आए, किसी समन में आए, सो वहाँ पे जो भी मीटिंग के हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं या कुछ भी हैं तो आप उसे अपनी राइटिंग में कल को लिख सकें. नेक्स्ट इसका कुछ मेथड है और इसका प्रोसीजर है. ठीक है कि इसके मेथड और प्रोसीजर क्या है. सो उसके भी कुछ रूल्स हैं. फर्स्ट वन क्या है? रीडिंग. आपकी रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाई होनी चाहिए और आप भी तभी हो सकती है जब आप फुल फोकस के साथ उसको पढ़ें. सेकंड राइटिंग है. ठीक है, आप राइटिंग अगर आपको लगता है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में सही राइट नहीं कर सकते तो पेपर में आप जो है वो उसको लास्ट पेज पे एक दफ़ा रफ उसका ड्राफ्ट बना सकते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं और उसके बाद फिर आप जो है उसको कंप्रेस करके अपनी राइटिंग में राइट कर सकते हैं कि किस तरह से है वो हम उसको बेहतर बना सकते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो राइट कर लें. सो द प्रेस शुड बी ऑल इन योर ओन वर्ड्स. हमेशा आपकी अपनी वर्डिंग में होनी चाहिए. आपने पैराफ्रेज कभी भी नहीं करनी प्रेस राइटिंग में, बल्कि समरी राइट करनी है. इट मस्ट नॉट बी अ पैच वर्क मेड अप ऑफ फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज क्यूटेड फ्रॉम द ओरिजिनल. ऐसा ना लगे कि आपने जो है वो डिफरेंट पैचेस बना दिए, डिफरेंट क्लोजेज में उसको डिवाइड कर दिया, बल्कि प्रॉपर सेंटेंस हो और समराइज सेंटेंस हो. द प्रेसी मस्ट बी कनेक्टेड द प्रेसी मस्ट बी ए कनेक्टेड होल. यानी प्रेसी के डिफरेंट सेंटेंसेज हैं वो इस तरह से लगें कि आपस में वो सारे इंटर कनेक्टेड हैं. ये नहीं लगे कि डिफरेंट लोगों ने जी एक ही लिखा है और मतलब वो एक ही उसमें नहीं आ रही, यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही. इट मे बी डिवाइडेड इनटू सेक्शंस और पैराग्राफ्स अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द सब्जेक्ट मैटर. तो हम इस तरह से कर सकते हैं, अगर एग्जामिनर ने हमें कोई पैसेज दिया है जिसके अंदर खुद से उसने 2-3 पैराग्राफ बनाए हैं तो हम भी फिर 2-3 पैराग्राफ में लिखेंगे, या हम उसको एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं क्योंकि हम ऑब्वियसली समराइज़ कर रहे हैं. एग्जामिनर ने 3 पैराग्राफ लिखे हैं तो हमने तो एक ही पैराग्राफ राइट करना है, लेकिन डिपेंड करता है कि फिर हमें पैसेज किस तरह का गिवन दिया गया. बट दीज मस्ट नॉट अपीयर एज सेपरेट नोट्स. बट ऐसे ना लगे कि वो सारे क्या हैं, सेपरेट हैं एक दूसरे से, बट मस्ट बी ज्वाइन टुगेदर इन सच अ वे द रीड कंटिन्यूसली. द प्रेसी मस्ट बी कंप्लीट एंड सेल्फ कंटेन. That is must convey message fully and clearly without requiring any reference to the original completed meaning. ये ना हो कि हमें देखना पड़े कि जी जो एग्जामिनर ने हमसे पूछा, जब एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा हो तो उसे दोबारा बार बार कंसल्ट करना पड़े पेपर के साथ कि स्टूडेंट ने जो है वो क्या लिखा है, उसे क्रक्स ऑफ द पैसेज ही पता ना चले. ठीक है, वैसे लगे कि जैसे कोई और ही कहानी लिखी हुई है पेपर में. इट इज़ ओनली द जिस्ट, मेन पर्पट or general meaning of the passage which you have to express. There is no room in pressy for colloquial expressions, circumlocutions, periphrasals, or rhetorical flourishes. All redundancies of expression must be rigorously pruned. It faithfully reproduction of the main theme in the first essential of a summary, conciseness in the second. So your pressy must be simple, direct, grammatical and idiomatically English. हाँ, कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जैसे आपका अगर कोई पैसेज दिया गया है तो उसमें इडियम्स वगैरह यूज़ हुए हैं या कुछ और इस तरह की चीज़ें यूज़ हुई हैं जो वो तो आपने एज इट इज़ लिखनी है ना, उसे तो आप चेंज नहीं कर सकते और वो लाजमी लिखनी होती हैं. ये नहीं कि अगर कोई इडियम वगैरह यूज़ हुआ तो आप उसे स्किप कर दें. कुछ इस तरह की जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं ना वो लाजमी राइट करनी होती हैं दोबारा से जब हम प्रेसी राइट कर रहे होते हैं. नेक्स्ट फिर जो है लास्ट अब क्या है, आर्ट ऑफ कंप्रेशन. सो जितने भी आपने मेन पॉइंट्स उठाए हैं, ठीक है, रीडिंग आपने की बार बार उसकी, आपने रफ ड्राफ्ट बनाया, तो उन सबको देखते हुए फिर आपने क्या करना है, उसे कंप्रेस करके देखना है आपका पैसेज की कितनी लेंथ है और उसके थर्ड हाफ में आपने प्रेसी जो है वो राइट कर लेनी है फाइनल पेपर में. नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच. एज अ रूल प्रेसी शुड बी रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच आफ्टर अ वर्ब ऑफ सेइंग इन द पास्ट टेंस. और ये भी रूल होता है प्रेसी राइट करते हुए कि हम उसे इनडायरेक्ट में लिखें. अगर पैसेज डायरेक्ट में लिखा हुआ है तो हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज कर दें. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेंसेज आफ्टर द वर्ब ऑफ सेइंग इन द पास्ट टेंस. सो क्लियर डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए, करेक्ट यूज़ होना चाहिए वर्ब का
और जो है वो प्रॉपर चॉइस होनी चाहिए हमारी टेंस की कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है। ये नहीं कि अब हम अपनी राइटिंग में उसको राइट कर रहे हैं, क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं, सेल्फ राइटिंग कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ राइटिंग किसे करें, पैसेज को देख के, अपने पास से नहीं लिख रहे कुछ। जैसे कि कंपोजिशन में होता है ना कि हमने अपने कंसेप्ट बीच में इंटरप्रेट नहीं करने, इसी तरह से प्रेसी में भी नहीं करने, सिर्फ जो एग्जामिनर ने लिखा है आपने उसी को रीराइट करना है शॉर्टन करके। सो लास्ट पे जो है आप उसकी रिवीजन कर सकते हैं चेक करने के लिए कि आपने प्रॉपर जो है वो राइट किया है या नहीं किया। सो देन लास्ट पे राइट आउट फॉर फेयर कॉपी और नीटली एंड प्रीफिक्स द टाइटल यू हैव चूजन। और लाजमी तौर पे जब आप प्रेसी लिखते हैं तो फिर लास्ट पे आपको उसका टाइटल भी देना होता है। टाइटल जो है वो मोस्टली फर्स्ट लाइन में ही होता है जो पैसेज दिया होता है, या हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग वाले लेक्चर में कि जो फर्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है, टॉपिकल सेंटेंस होता है फर्स्ट जिसमें बताया होता है, लास्ट जो होता है जिसमें हम रिजल्ट बताते हैं वो लास्ट वाली लाइन होती है। सो मोस्टली वही होता है, लेकिन अगर आपको फर्स्ट सेंटेंस में अंडरस्टैंड नहीं हो रहा कि क्या है इसका टाइटल, तो आप अपने पास से भी उसकी कोई थीम जो है वो जनरेट करके पैसेज को पढ़ने के बाद तो वो राइट कर सकते हैं। लेकिन आपने मोस्टली जो है वो जनरल टॉपिक पर रहना है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं जाना। नेक्स्ट है द सम अप। तो फिर यहाँ पे दोबारा से रूल्स लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए कि किस किस तरह से हम उसको जो है वो ग्रिप अच्छी कर सकते हैं समरी राइटिंग पे, प्रेसी राइटिंग पे। फर्स्ट केयरफुली रीड द पैसेज इफ़ नेसेसरी सेवरल टाइम्स, एप्रीहेंड क्लियरली इट्स मेन थीम और जनरल मीनिंग। वो कह रहे हैं कि आपने रीडिंग करनी है, अगर आपको एक दफ़ा पढ़ने से नहीं आ रहा 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा। लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है वो बार बार उसकी रीडिंग करते रहें, क्योंकि कभी कभी तो पैसेज इतना लंबा आ जाता है कि पूरे 2 पेज पेपर के जो हैं वो उस पर सिर्फ पैराग्राफ ही राइट होता है। तो आप कितनी दफ़ा उसको पढ़ेंगे और फिर कितनी दफ़ा जो है उसकी समरी को बनाएंगे और उसका रफ ड्राफ्ट बनाएंगे और फिर सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें पहली दफ़ा में ही आप उसको इतनी कंसंट्रेशन के साथ, इतने फोकस के साथ पढ़ें कि दोबारा जो है वो पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड ज़्यादा लगे ना, या फिर आपको इस तरह फील हो कि ये वर्ड आपने कभी कहीं नहीं देखा है, कहीं नहीं सुना, आपको इसका मतलब नहीं आता, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, उसको जस्ट अंडरलाइन कर लें। बाकी लाइन तो जो लिखा हुआ है सेंटेंस वो मोस्टली इस तरह होता है कि सेंटेंस जो है वो कंपाउंड सेंटेंसेस लिखे होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस नहीं होते जो उन्होंने वहाँ पे पेपर में दिए होते हैं। सो बाकी तो जितना सेंटेंस है उसमें से तो आपको कुछ ना कुछ मीनिंग तो समझ आ ही रहा होगा ना कि सेंटेंस में क्या कह रहा है, तो आपने फिर जो है उस पर फोकस कर लेना और उस वर्ड को छोड़ दें, नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दें उसे। Examine the passage in detail to make sure of meaning of each sentence, phrase and word. Supply a short title which will express the subject. Select and note down the important point essential to expression of the main theme. Note that the length of number of words prescribed for précis and write out a first draft. In doing this, remember that you are to express the gist of the passage in your own words and note in quotations from the passage that you should condense by remodeling them by mere omission, and that your précis must be self-contained and a connected whole. Add nothing, make no comment and correct no fact. यानी अगर प्रेसी के अंदर कोई इस तरह की लाइन है जो गलत भी लिखी हुई है, मतलब आपको पता है कि वो गलत लिखी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो कहें कि सिगरेट जो है जी वो अच्छी होती है, आपको पता है कि वो अच्छी नहीं है सेहत के लिए, लेकिन आपने उसमें अपने कनेक्शन नहीं देना उसमें, या फिर आपने अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू शो नहीं करना और ना ही कोई आर्ग्यूमेंट देना है, जस्ट आपने वही शो करना है जो पैसेज में लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने आपसे मांगा ही नहीं है कि आप कोई कमेंट दें इस पर या फिर कोई आर्ग्यूमेंट अपना दें। लास्ट पे आपने क्या करना है, रिवाइज योर ड्राफ्ट, कंपेयर इट क्लियरफुली विद द ओरिजिनल टू सी दैट यू हैव इंक्लूडेड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. If it is too long, still further compress it by omitting unnecessary words and phrases or by remodeling sentences. Correct all mistakes in spelling, grammar and idiom. और दूसरी जो है बात ये कि जब आप उसको कंप्रेस कर लें तो आपकी कोई भी जो है ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और ईडियम जो है वो आपने एज इट इज़ राइट कर देना है, और पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर वर्ड्स वहाँ पर यूज़ हुए हैं, प्रॉपर नाउन्स यूज़ हुए हैं या कुछ और इस तरह के वर्ड जो हैं तो वो आपने कैपिटल उसका फर्स्ट राइटर लिखा है, कोमा का यूज़ प्रॉपरली किया है, फुल स्टॉप लगाया या नहीं लगाया, तो इन सब चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है. लेट द लैंग्वेज बी सिंपल एंड डायरेक्ट. और कोशिश करनी है कि जितना सिंपल आप वर्ड लिख सकें उतना लिखें. मोस्टली जो है अकेडमीज़ वाले बोलते हैं या फिर दूसरे जो हैं वो लोग बोलते हैं कि जितना हम मुश्किल वर्ड लिखेंगे तो वो एग्जामिनर को लगेगा कि भाई बच्चे के पास जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेज है. नहीं, बल्कि एग्जामिनर भी चाहता है कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड में, आप प्रेसी लिख ही इसलिए रहे हैं ना कि आप थीम बता सकें प्रेसी की. हो सकता है आपने कुछ इस तरह का फिर वर्ड लिख दिया हो प्रेसी राइट करते हुए कि जिसका मीनिंग जो है वो चेक करने वाले को भी नहीं आ रहा. सो आपने इस पर नहीं जाना, जैसे जितना सिंपल आप लिख सकते हैं उतना सिंपल आप राइट करें ताकि पढ़ने वाला जो है वो ईजिली उसको समझ सके. राइट आउट नीटली एंड फेयर कॉपी अंडर द हेडिंग यू हैव सेलेक्टेड. सबसे पहले फिर आपने उसकी हेडिंग देनी है जो आपने टाइटल चूज़ किया है, टाइटल बनाया है जहन में,
और फिर उसके बाद जो है वो आपने बाकी राइट डाउन करना है। यहाँ पे 2 आपके साथ स्पेसिमेंट्स मैंने शेयर किए हैं, नीचे उनकी समरीज भी लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि उसका थर्ड हाफ ही है वो। फर्स्ट वन है, वन ग्रेट डिफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज़ दैट it does not know what to do with its knowledge. Science, as we have seen, have given us powers fit for a superhuman, yet we use them like small children. For example, we do not know how to manage our machines. Machines were made to be man's servant, yet he has grown so dependent on them that they are in fair way to become his masters. Already, most men spend most of their lives looking after and waiting upon machines, and the machines are very stern masters. Stern, sakht, strict. They must be fed with coal and given petrol to drink and oil to wash them with, and must be kept at the right temperature. And if they do not get their meals when they expect them, they grow sulky and refuse to work or burst with rage and blow up and spread ruin and destruction all around them. So we have to wait upon them very attentively and do all that we can to keep them in a good temper. Already we find it difficult either to work or play without the machines, and a time may comes when they will rule us altogether just as we rule the animals. अब देखें पैराग्राफ में पता चल गया कि मशीन के बारे में है, ठीक है। उन्होंने कहा कि मशीनें जो हैं वो इंसानों का ग़ुलाम बनाने के लिए बनाई गई थी कि जी जो इंसान है वो उस पर हुकूमत करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो इंसान इतना आदी हो गया मशीनों का कि वो अपना हर काम जो है वो मशीन के बगैर कर ही नहीं सकता। कोई भी काम जो है वो डिपेंडेंट है मशीन्स पे। हालांकि वो बनाई इसलिए गई थी कि वो डिपेंडेंट हो लोगों पे, लेकिन अब ये जो है इंसान जो है वो डिपेंडेंट हो गया। तो उनको वक्त पे जो जितनी भी मशीनें हैं सबको चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, क्या क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल की एग्जांपल लें तो हमें टाइम पे उसको रिचार्ज करना पड़ता है ताकि हम बाकियों के साथ कनेक्शन क्रिएट कर सकें, जो उसका मेन पर्पज़ है। उसके अलावा हमें प्रॉपर जो है टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। अगर ज़्यादा गर्म हो जाए फिर उसके बाद चार्जिंग नहीं होती, और जब उसकी बैटरी ख़त्म हो गई तो हमें लाजमी तौर पे चार्ज करना है, अदरवाइज़ वो वर्क नहीं करेगा। इसी तरह बाकी मशीन्स लगा लें, लाइक गाड़ियाँ हैं या कुछ और है, हमें पेट्रोल देना पड़ता है, ठीक है। और जितनी भी मशीन है, वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ है, वो जितनी भी मशीन्स हैं हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, सबको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ उनको फीड चाहिए जिसकी वजह से वो अलाइव रह सकें। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बनाई तो इसलिए गई थी कि इंसान उस पर हुकूमत करे, लेकिन आजकल इस तरह का दौर उन्होंने कहा है आता जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह का दौर आएगा कि सिर्फ वो हुकूमत करेंगे इंसानों पे बल, और इंसान जो है वो जानवरों से भी बदतर हो जाएगा। तो अब आपने इसमें अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं शो करनी, ठीक है, कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आपने उसी बात को छोटा करके लिख देना, क्या, वी डू नॉट नो दैट व्हाट डू आवर नॉलेज, ठीक है। साइंस हैज़ गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर्स which we do not use properly. For example, we are unable to manage our machines. Machines should be fed promptly and waited up attentively. Otherwise, they refuse to work or cause destruction. We already find it difficult to do without machines. In the course of time, they may rule over us altogether. यहाँ पे अब उन्होंने टाइटल नहीं लिखा हुआ, तो ठीक है, आप इसका सूटेबल टाइटल भी जो है वो दे सकते हैं कुछ भी, लेकिन आपने कोशिश करनी है जितना ज़्यादा आप जनरल रख सकते हैं टॉपिक को या फिर टाइटल को, उतना आप उसको रखें। यहाँ पे 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके सोचें कि इसका क्या टाइटल हो सकता है, ठीक है। एक और स्पेसिमेन है स्टैम्प कलेक्शन का, 2 पैराग्राफ्स दिए गए हैं, ठीक है। नीचे हमने उसको प्रेसी बनाते हुए, कंसाइज करते हुए, समराइज़ करते हुए 2 पैराग्राफ्स लिखते हैं छोटे छोटे से सेंटेंसेस बना के, ठीक है। तो ये आप लोगों के साथ 2 स्पेसिमेंट्स थे वो शेयर किए गए थे, और फिर जो है जी इसको आप देख सकते हैं कि क्या क्या वो दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी समरी देखें, दोबारा से हम रिकॉल करें आज के लेक्चर को, तो फिर कुछ हमने रूल्स पढ़े, ठीक है। वो क्या क्या रूल्स थे, रीड पैसेज थोरोली, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया एंड की स्पोर्टिंग पॉइंट्स, यूज़ योर ओन वर्ड्स, अवॉइड कॉपिंग फ्रेजेस, कीप द टोन एंड टेंस ऑफ द ओरिजिनल। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो टेंस पैरा है पैसेज में वही टेंस हमने यूज़ करना है। अगर पास्ट टेंस में पैसेज है तो हम पास्ट टेंस यूज़ करें, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट यूज़ करें, फ्यूचर में है तो फिर फ्यूचर यूज़ करें। कीप द टोन एंड टेंस ऑफ द ओरिजिनल, बी ऑब्जेक्टिव, डोंट ऐड पर्सनल ओपिनियंस। आपने अपनी राय नहीं देनी, बिल्कुल भी नहीं देनी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से द ओरिजिनल पैसेज इज 300 वर्ड्स, योर पैसेज शुड बी अबाउट 1/3 इस लेंथ अराउंड 100। अभी आपको बताया ना कि आपने तीसरा हिस्सा उसका लिखना है, तो मोस्टली जो है वो वर्ड्स ही काउंट किए जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अगर 300 लफ्ज़ों का पैराग्राफ है तो आपने उसको 100 में लिखना है, तो ऑब्वियसली पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ के वर्ड गिनने बैठ जाएँ। सो जो है वो आपने जस्ट लाइंस काउंट कर लेनी है,
और बस उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने राइट कर देना। कवरिंग ऑल एसेंशियल पॉइंट्स लॉजिकली एंड क्लियरली, लेकिन कोशिश करनी है कि उसके अंदर जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब आप लिख लेंगे ना तो फिर आपको आसानी होगी उसको रीराइट करते हुए, समराइज़ करते हुए। सो इन एग्ज़ाम्स लाइक CSS इट टेस्ट योर कम्प्रीहेंशन। बेसिकली ये क्यों है? इट टेस्ट योर कम्प्रीहेंशन, कि आपकी कम्प्रीहेंशन कितनी अच्छी है। राइटिंग प्रिसाइजन एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज़ ब्रीफली बट इफेक्टली, चेक करता है कि आप जो कितनी अच्छी तरह से अपना मैसेज जो है वो आगे कन्वे कर सकते हैं इफेक्टिवली तौर पर। अ गुड प्रेसिज शो यू अंडरस्टैंड बोथ व्हाट इज सेड एंड मस्ट बी लेफ्ट आउट, कि किस तरह से जो है वो करने चाहिए। सो प्रैक्टिस रेगुलरली, द मोर यू समराइज द शार्पर योर अंडरस्टैंडिंग गेट्स। So stay tuned to my channel The Competitive Scholar for more examples, tips and practice exercise. Thanks. Allah Hafiz.